क्योंकि पंजाब का हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा है। सीपीआई ने हमेशा ईमानदारी का, इंसानियत का, भाईचारे का रास्ता चुना। हमने जातवाद के नाम पे वोट की पॉलिटिक्स नहीं की और सांप्रदायिकता के नाम पे कभी वोट की पॉलिटिक्स नहीं की कि आप कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जो दबंग है, आप कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जिनके पास काला पैसा है, वोट खरीद सकते हैं। ट्रंप की टैरिफ की घोषणाएं होती हैं, इनका मुंह नहीं खुलता है। दुनिया के अंदर जगह जगह जंग के माहौल बन रहे हैं और ये उसमें शांति की बात करने की बजाय जो कत्लेआम में लगे हुए नेतान्याहू जी, वो इनके ज्यादा दोस्त नजर आते हैं। ना हिंदू राज ना खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। और पूरे देश में वो नारा फैला कि बजट के अंदर आपने उन चीजों से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जो अमेरिका से आनी है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा कहा है पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज नेसेसरी हैं, क्योंकि आपकी वास्ट पॉपुलेशन गरीब है। उसको सामने आना चाहिए। देश के अंदर जो आज के खतरे हैं उसमें मैदान में उतरना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी यूथ को अट्रैक्ट करेगी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा। नमस्कार, वन इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। हम मौजूद हैं चंडीगढ़ में, जहां पर सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 25वां कांग्रेस आयोजित किया गया है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये सीपीआई का भी 100वां साल है। सीपीआई को स्थापित हुए 100 साल हो गए हैं और इस मौके पे यहाँ पर देश भर से डेलीगेट्स आए हुए हैं सीपीआई के। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरजीत कौर जी। अमरजीत कौर, आपको बता दूं कि सीपीआई की एक्टिव मेंबर हैं और इन्होंने एक जेंडर बैरियर तोड़ते हुए जो एक हासिल किया है मुकाम अपना, और ये आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव भी हैं आप। अमरजीत जी, आपका स्वागत है वन इंडिया में। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सीपीआई आज के समय में अपना रेलिवेंस किस तरह से क्रिएट कर रही है, इस 25वें अधिवेशन के जरिए क्या हासिल करना चाहती है, क्या ऑब्जेक्टिव है इनका। और 3 क्वेश्चन में एक ही साथ लगा देता हूं ताकि आपको भी बोलने का पूरा मौका रहे। खास करके यूथ के लिए, युवाओं के लिए सीपीआई के पास क्या प्रोग्राम है? देखिए, सबसे पहले तो हमें फ़ख्र है कि हम अपना 25वां महाअधिवेशन अपने 100 साल मनाने के टाइम में पंजाब में कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा है। और जितनी भी लहर उठी वाम पक्ष की अलग अलग तरीके की, अल्टीमेटली वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर ही शामिल हुई। चाहे वो गदरी बाबे थे, चाहे वो कीर्ति पार्टी थी, चाहे वो भगत सिंह और उनके अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी साथी थे, अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में आए। एक एक करके सब लोग आए। पंजाब का बहुत बड़ा आज़ादी के आंदोलन में रोल रहा। जलियांवाला बाग कांड से पहले और जलियांवाला बाग के कांड के टाइम पे और उसके बाद भी। और पंजाब में नौजवानों ने शहादत भी बहुत दी। करतार सिंह सराभा तो 19 साल के थे जब उनको फांसी लगी। इसी तरीके से भगत सिंह युवा एक आइडियोलॉग के रूप में निकले और उनके जो कुलीग थे अजय घोष बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हुए थे। तो एक लंबी पंजाब की इतिहास है। दूसरा, पंजाब में आने का इस समय में जब देश इतने संकट में है, आने का एक और कारण भी था कि आज़ाद हिंदुस्तान में पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली। और उसके अंदर आइडियोलॉजिकली अगर किसी ने लड़ा तो वाम पक्ष ने लड़ा, कम्युनिस्टों ने लड़ा। और उसमें भी बहुत बड़ा रोल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। और हमारे 300 के करीब लोगों ने यहाँ शहादत दी थी। तो ये अपने देश को आज़ाद कराने के लिए भी थे और देश को एक रखने के लिए भी थे, और धार्मिक सौहार्द के साथ रहते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए थे। ये कम्युनिस्ट लहर की देन रही। इसलिए अब हम पंजाब में आए हैं ऐसे मौके में। हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और आरएसएस की फाउंडेशन हो रही थी। और आरएसएस को पूछा गया था कि आप भी अंग्रेजों से लड़ोगे, तो उन्होंने कहा था नहीं लड़ेंगे। ये तो हेडग्वार के स्टेटेड वर्ड्स हैं। हमने कहा कि हम देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ेंगे, हर कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। साथ में हमारे उस समय के बुजुर्गों ने ये भी बोला कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में सबके सपनों का भारत बनाएंगे, जहां सबकी सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। अपने प्राकृतिक साधन जो हमारी अपनी संपदा होगी, जल जंगल जमीन हमारी जनता की है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। हम उसके ऊपर भारत को विकसित भारत
करेंगे। लेकिन इनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा हम हिंदू राज बनाएंगे। हमसे पूछा गया कि आपकी दुश्मनी किससे है, हमने कहा बेकारी से, बेरोजगारी से और साम्राज्यवाद से दुश्मनी हमारी उनसे है। इनसे पूछा गया आपकी दुश्मनी किससे है, तो इन्होंने कहा ईसाइयों से है, मुसलमानों से है और लाल झंडे से है। ठीक है। तो अमरजीत जी, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रही हैं कि सीपीआई स्टैंड्स फॉर व्हाट और आरएसएस जो है उनकी कार्यपद्धति क्या थी या वो क्या हासिल करना चाहते थे। लेकिन सवाल यहाँ पर वही है कि आप इतनी अच्छाइयाँ चाहते थे और वो एक ऑर्थोडॉक्सी थी उनमें, फिर भी वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। 100 साल दोनों के हुए, आरएसएस के भी 100 साल हुए और सीपीआई का भी 100वां साल है। आरएसएस का जो आनुषंगिक संगठन या जो मान लीजिए आप अगर बीजेपी को आरएसएस का हिस्सा मानती हैं तो वह सत्ता में पिछले 11 वर्ष से है, जबकि वामपंथी पार्टियों के हिस्से में भी यह अवसर आया था कि वो सत्ता में जा सकते थे, वो अपनी आइडियोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे या देश के कल्याण के लिए जो बातें आप कह रही हैं वो किया जा सकता था। लेकिन ये मौके आपने छोड़ दिए। उनकी जो लोकप्रियता है उसमें मीलों आगे वो निकल गए। सीपीआई कैसे पिछड़ गई? देखिए, सीपीआई ने हमेशा ईमानदारी का, इंसानियत का, भाईचारे का रास्ता चुना। हमने जातवाद के नाम पे वोट की पॉलिटिक्स नहीं की और सांप्रदायिकता के नाम पे कभी वोट की पॉलिटिक्स नहीं की और बेईमानी के पैसों से कभी पॉलिटिक्स हमने नहीं की। पहली जो इलेक्शन हुई 1952 के, वी वर द मेन अपोजिशन पार्टी। 57 में वी वर द मेन अपोजिशन पार्टी, 62 में वी वर द मेन अपोजिशन पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो आज़ादी के आंदोलन में किया, इस देश के लोगों ने उनको सिला दिया। लेकिन आरएसएस तब कहाँ खड़ी थी? आपका सवाल तो वाजिब है, वो आज कुर्सी में क्यों है? वो यहाँ खड़े थे कि उन्होंने जो नफरत फैलाई तो बापू गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनका प्रतिबंध उठा और उन्होंने अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चलाया, भारतीय जनसंघ पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बहुत वर्षों तक वो कहीं नहीं थे। लेकिन 60 के मिडल में क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन हुआ। अच्छा, ठीक। और उसके बाद 64 में विघटन होने के साथ ही फिर हम देखते हैं कि जो विघटन हुआ, जो बाहर निकले, उनमें से और विघटन हुआ, तो कई हिस्से हो गए, तो आर्म्ड स्ट्रगल के भी दौर आए। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की जो ये तोड़फोड़ थी उसका नुकसान हमें मिला। दूसरा, 60 के मिडल में आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस इंग्लिश का बहुत बड़ा आंदोलन चला और उसमें पूरे उत्तर भारत के अंदर नफरत फैलाई गई। हम भाषावाद की लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे लिए सभी भाषाएं आदरणीय हैं और उनका सबका विकास होना चाहिए। तीसरा काम क्या हुआ कि उसी दौर के अंदर जब कम्युनिस्ट आंदोलन में ये तोड़ाफोड़ी हुई, उसी पर्टिकुलर पीरियड में कास्ट पॉलिटिक्स आगे बढ़ी। तो कास्ट पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट वोट नहीं मांगते, कम्युनल पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट वोट नहीं मांगते। और जो बेईमानी का राज हुआ कि आप कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जो दबांग है, आप कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं जिनके पास काला पैसा है, वोट खरीद सकते हैं, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी पिछड़ गई। तो मैं मान रही हूँ कि वोट पॉलिटिक्स में हम पिछड़ गए, आंदोलनों में हम कभी नहीं पिछड़े। एक बात और अमरजीत जी, आप कह रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी वहां से शुरू हुई जब इसमें विघटन होने लगा। इसके कई टुकड़े हो गए, इसमें से पहले 2 टुकड़े हुए, फिर उस टुकड़े के कई टुकड़े हो गए। आपने खुद बताया, आखिर क्या वजह थी, क्यों कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई? देखिए, उस इतिहास के अंदर जाने का आज मौका नहीं है। अच्छा। आज मौका है, जो देश के सामने चुनौती है, उसमें वाम पक्ष के लोग अपना अपना स्वलोकन करें, एक साथ आए। वाम पक्ष को मजबूत होने की जरूरत है। हम समझते हैं सीपीआई को भी बहुत ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। फिर वाम पक्ष को मिल करके और बड़ा रोल अदा करना है कि जो आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देश में नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ रही, कुछ कर नहीं रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ की घोषणाएं होती हैं, इनका मुंह नहीं खुलता है। दुनिया के अंदर जगह जगह जंग के माहौल बन रहे हैं और ये उसमें शांति की बात करने की बजाय
जो कत्लेआम में लगे हुए नेतान्याहू जी, वो इनके ज्यादा दोस्त नजर आते हैं। आर्मामेंट इंडस्ट्री, इन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ बोला कि इजराइल को नहीं करना चाहिए, इजराइल के हमले की निंदा की है भारत ने। वो एक आधी बार की है, अदरवाइज ने ये नेतान्याहू के साथ खड़े हैं। मैं सीधे बोल रही हूँ, नरेंद्र मोदी बता दें कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन इजराइल तो इंडिया का, मोदी और नेतन्याहू का अपना एक फ्रेंडशिप हो सकता है, ट्रम्प से भी पहले था, अभी पता नहीं उनके पर्सनल लेवल पे क्या चल रहे हैं, लेकिन भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो है इजराइल। भारत से जो ड्रोन जा रहे हैं बन के, यही गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है ना, जो गाजा पट्टी पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फिलिस्तीनियन मजदूरों को हटा के इजराइल से उनको रोजगार देने के लिए यहाँ से किसने भेजे हैं? नरेंद्र मोदी ने भेजे हैं। आप ऊपर क्या बोलते हैं और आप अंदर से क्या करते नहीं, फिर हैं? अगर उसमें देखें तो वो एक इंटरनेशनल ट्रेड की भी अपनी बाध्यता होती है। इस तरह से तो चीन में बने हुए हथियार और उनके बने हुए टेक्नोलॉजी से भारत पे भी हमला होता है। तो इंटरनेशनल चीन के कम्युनिस्ट की आपको निंदा करनी चाहिए। ट्रेड में मैं मानती हूँ हथियार का होता है, लेकिन हथियारों की लॉबी हमेशा युद्ध चाहती है, शांति नहीं चाहती है। हिंदुस्तान शांति का पैगाम का देने वाला देश रहा है, इसलिए हम उस युद्ध की होड़ में जाना और उस एटीट्यूड को रखना ही गलत है। मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की उससे है, और हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, आदिवासियों पे जुल्म बढ़े हैं, उनको जंगलों से बेदखल करने की बात है। इसी तरीके से किसानों पे हमले बढ़े हैं, उनकी जमीनें छीनने की बात है। उसकी जगह वो 3 कानून लाए थे जो उनको वापस लेने पड़े, तो आड़े टेढ़े घंटे से नए कानून ले आए हैं। मजदूरों के ऊपर इनका तेज हमला है, उनके श्रम कानूनों को ये छीन रहा है। ले दे के ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, चाहे वो कम्युनल पॉलिटिक्स हो और चाहे जनता के प्रश्न हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई इसी जिसे आप फांसीवादी ताकतें कहते हैं उनके खिलाफ है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि देश में आज़ादी के बाद पंजाब को देश से अलग करने का षड्यंत्र रचा गया, खेल खेला गया। कौन ये खेल खेल रहा था? ये तो सर्वविदित है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। खालिस्तानी आंदोलन चला था, साम्राज्यवादी ताकतें उसके पीछे थी, और हमारे एक ट्रेड यूनियन लीडर ने नारा दिया, ना हिंदू राज ना खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान, और पूरे देश में वो नारा फैला। तो कभी भी किसी भी देश को तोड़ा फोड़ने की साजिशें कौन करेगा? अगर कोई इंटरनल फोर्सेस उठती हैं तो बाहर से कोई उनको बैकिंग मिलती है। तो साम्राज्यवादी मुल्क जिस तरीके से तोड़ा फोड़ी की पॉलिटिक्स हमेशा करते आ रहे हैं। कौन साम्राज्यवादी मुल्क कौन था, आप बता तो सकती हैं? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रही हूँ मैं सीधे सीधे। ब्रिटानिया हमारे देश को तोड़ करके गए, कई देशों को उन्होंने तोड़ा। यूरोप के अंदर कुछ देश हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग होते हैं, लेकिन उनका सरगना तो इन साम्राज्यवादी ताकतों के हाथ में कौन खेल रहा था उस वक्त? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ तो हिंदुस्तान नहीं था। हम जब शांति का माहौल बनाए, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जब एशिया की पीस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया में शांति का संदेश दिया और कॉन्फ्रेंसेस की, और फिर नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ी की गई जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल था, तो नेचुरली हमने कहा था हम ना इस ग्रुप में, हम ना उस ग्रुप में, हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम नॉन अलाइंड कंट्री है, हम सब देशों से दोस्ती करेंगे। आज मैं कह रही हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश को अमेरिका से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, यूरोप से नहीं होनी चाहिए, जापान से नहीं होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से नहीं होनी चाहिए, रूस से नहीं होनी चाहिए, या इजराइल से नहीं, सबसे होनी चाहिए। लेकिन जहाँ सिद्धांत का सवाल है उसको हमें सामने रखना चाहिए। हम समझते हैं कि आज अमेरिका हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और हमारी गवर्नमेंट उस ब्लैकमेल में आ रही है। ब्लैकमेल नहीं हो रही है ना, आपका तो ये सवाल था कि ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, तो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं ना। ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा है ना? ब्लैकमेल हो रहे हैं। क्या बोले हैं ये? इन्होंने जो बजट आया, जो बजट निर्मला सीतारमन ने बीजेपी का गवर्नमेंट का रखा, जिन चीजों से, टैरिफ की चीजों से हमारे देश में आने वाली अमेरिका से गुड्स थे, उनकी उन्होंने मांगनी थी, जो भविष्य में मांगी कि जो हमारी चीज को तुम अपने देश में इंपोर्ट करोगे तो वो ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, जो तुम्हारे देश से माल हमारे देश में आएगा उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए। तो ट्रम्प की इच्छा इनको मालूम थी। अभी वो टैरिफ का शब्द ही बोले थे लेकिन घोषणा नहीं किए थे। हमारे गवर्नमेंट ने तो अपने बजट में ला दिया। हमसे बहस करके देखें और बताएं कि बजट के अंदर आपने उन चीजों से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जो अमेरिका से आनी है, आपने उन चीजों पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जिसमें हमारा बिजनेसमैन,
हमारा ट्रेडर सामान भेजता है। तो ये तो उन्हीं जो वो चाह रहे हैं उसको ये कर रहे हैं डिस्क्रीटली, ऊपर से जो मर्जी कहें। अच्छा, चलिए, बहरहाल यूएस के ट्रैफिक टैरिफ की मार हो सकता है भारत के उद्योगों पर, पड़ेगी नहीं पड़ेगी भविष्य बताएगा। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? कई सारी चीज़ें देश में एक साथ घटित हो रही है, जीएसटी भी रिफॉर्म हुआ है, टैरिफ की उधर से टैरिफ का दबाव लगातार बढ़ रहा है और धमकियां भी आ रही है कि टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है। देश के उद्योगों पर और खासकर मजदूरों पर किस तरह से प्रभाव हो सकता है इसका? देखिए, जब उसने अनाउंस किया 25% और 25% पनिश, उसके बाद ही हमारा जितना किसानों का एनिमल हस्बेंड्री का एरिया है वो इम्पैक्ट हो चुका है। हमारे मछली पालन वाले, हमारे मछुआरों की काम धंधे चौपट होने की नौबत आ गई है। हमारे जो डायमंड सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर है, ऑलरेडी जॉब्स खत्म होनी शुरू हुई, इम्पैक्ट ऑलरेडी चल रहा है। पर मैं कहना ये चाह रही हूँ इसके साथ साथ कि गवर्नमेंट तो एक बार भी नहीं बोली कि 40 बार बोल लिया ट्रंप ने कि मैंने सीज फायर करवाया और मैंने कहा ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे, तो ट्रेड की धमकी है। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या अडानी के जो वहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट थे उसके वास्ते वो सो कॉल्ड सीज फायर वो अपनी दावा कर रहे हैं। पर मैं ये मान रही हूँ कि उस ट्रेड टैरिफ का जो उन्होंने अनाउंस किया है उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान में वर्कर्स के ऊपर नेगेटिव होना शुरू हुआ है। एमएसएमईज के ऊपर जो स्मॉल सेक्टर है उसके ऊपर भी भयंकर असर हो रहा है। अमरजीत जी, आप कुछ देर पहले हमसे बात कर रही थी तो आप बता रही थी कि आप भाषावाद की राजनीति नहीं करती है, प्रांतवाद को लेकर आपका क्या ख्याल है? देखिए, अपनी अपनी स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए मुद्दों को रखना सरकारों के द्वारा, उससे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर ऐसा एटीट्यूड लें जैसा कोरोना के टाइम पे हुआ था कि अपनी ही स्टेट के लोगों के लिए बॉर्डर्स बंद कर दिए थे और रिसीव नहीं कर रहे थे, या आप इस तरीके का कंपटीशन लगाएं कि आपके यहाँ का हम माइग्रेंट वर्कर अपने प्रदेश में नहीं घुसने देंगे और उसके अंदर वो नैरो थिंकिंग लगाएं, तो वो बहुत गलत है। फेडरलिज्म हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो बचा हुआ है लेकिन वो बचा नहीं रहने दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर जो हैं इनकी उंगलियों के इशारों पे ऊपर काम करते हैं, जैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके नुमाइंदा हो। तो ये नुकसान हुआ है हमारे देश में। इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, तो जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल हमारे ढांचे की बात करता है, ऐसे में स्टेट्स के ऊपर थ्रू गवर्नर डिस्टर्बेंस करना, और अब जो ये कानून लेके आए हैं उस कानून से तो किसी भी गवर्नमेंट को ये रहने ही नहीं देते जो अभी स्टैंडिंग कमेटी में गया है। मैं अपने सवाल को और थोड़ा साफ कर देता हूं आपके लिए। आप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव भी हैं। मजदूरों को लेकर के आपका ग्राउंड लेवल पे अच्छा योगदान रहता है, और आपके स्टेट में भी जो बाहरी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको भगाने की एक मुहिम चल रही है। हम अखबारों में हमेशा देखते हैं, समाचारों में ये आता है। क्या ये ज़रूरी है? जो प्रवासी मजदूर हैं देश के अन्य हिस्सों से आते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होता है, यहाँ के पुनर्निर्माण में उनका योगदान होता है, और वो इस तरह से संघर्ष भी करते हैं और एक तरह से उनको मतलब हिकारत से भी देखा जाता है, और अब तो बाहर करने की बात हो रही है। इसके लिए आप और आपकी पार्टी या आपका ट्रेड यूनियन आवाज़ उठा रहा है, और क्यों नहीं उठा रहा है? अगर नहीं उठा रहा है, आवाज़ उठा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी और हमारी AITUC हमेशा इन मुद्दों के ऊपर वर्कर की प्रोटेक्शन में लगती है। एक समय आया था उनके राशन कार्ड रद्द किए गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में थी, उसको रुकवाया था। एक टाइम आया था जब प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमले होने शुरू हुए, उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने इंटरवीन किया और उसको रोका। अभी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है सेंटर की? ये जो उन्होंने झट से बयान दे दिया कि जो बिहार का प्रवासी मजदूर है, जो वो जहाँ गया होगा ना वहाँ वोट डाल लेगा, जबकि फैमिली उसकी बिहार में है। तो इसलिए जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, हमारी ट्रेड यूनियन आंदोलन का सवाल है, हम ये मानते हैं ये हिंदुस्तान हमारा सबका है। हम प्रदेश के किसी भी कोने में या अपने देश के किसी भी कोने में हम जाएं, काम करें, रोजगारी करें, हमारा परिवार पीछे हो तो वहाँ आए या हम वहाँ रहें। हम समझते हैं कि ये इस किस्म की पॉलिटिक्स प्रवासी मजदूरों के खिलाफ जो
है वो एक छोटे पॉलिटिकल गेन के लिए और वोट गेन के लिए कुछ पार्टियां करती हैं। और जैसा मैंने कहा, इस तरीके की वोट पॉलिटिक्स के अंदर या वोट बैंक के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी इंडल्ज नहीं होती। प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए, उन्हें प्रदेश में रोकने के लिए आप प्रदेश की सरकार पर और उन कुछ संगठनों पर दबाव डालेंगी, आप उनके खिलाफ बोलेंगी, आपकी पार्टी बोलेगी? बोलना ही नहीं है, लड़ते हैं, मैदान में उतरते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए जो किया जा सकता है करते हैं। अभी हमने माइग्रेंट वर्कर्स का एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस लिया, अच्छा, एक वर्कशॉप की AITUC की तरफ से। उसमें हमने सारे वो इश्यूज देखे। हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है केरला के अंदर, उसके जरिए से हमने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि सप्लाई स्टेट्स हैं, डिमांड स्टेट्स हैं, और कुछ स्टेट्स हैं जो सप्लाई और डिमांड दोनों हैं। तो उनमें माइग्रेंट वर्कर एक्ट को कैसे मजबूत किया जाए। गवर्नमेंट तो उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड में फेंक दी है। अच्छा। हम कह रहे हैं कि इस माइग्रेंट एक्ट को कहीं फेंको नहीं, इस एक्ट को मजबूत करो और नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स लाओ और उनके ऊपर हम देश के अंदर कुछ कर सकें। एक और सवाल अमरजीत जी आपसे, और ये सवाल प्योरली आपके ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव होने के नाते आपसे मैं कर रहा हूँ। आमतौर पर एक अवधारणा बन चुकी है कि कम्युनिस्ट पार्टीज उद्योग धंधों की विरोधी होती है। अब एक ऐसा दौर है जो स्टार्टअप का दौर है। ट्रेड यूनियन की जो भूमिका बड़ी फैक्ट्रियों में रही है, शायद जो स्टार्टअप कल्चर है जहां पर 10, 15, 100, 25, 50 लोग काम करते हैं, वहां पर कोई यूनियन अब बन नहीं पाती है या उसकी स्वीकार्यता नहीं है, जो भी वजह रही हो उसके पीछे। इस समय में जबकि देश को उद्योग की भी ज़रूरत है, आपने कहा कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बेरोजगारों की बढ़ती फौज है और किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है सबको रोजगार सरकारी कोटे से मिले। वैसे में उद्योगों का होना भी जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी छवि बदलने में विश्वास रखती है या अभी भी ये उद्योगों का विरोध ही करती रहेंगी? कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी उद्योगों का विरोध नहीं किया। लेकिन ये छवि कैसे बन गई? उद्योग नहीं होंगे तो रोजगार कैसे होगा, ठीक है ना। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा कहा है पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज नेसेसरी हैं, क्योंकि आपकी वास्ट पॉपुलेशन गरीब है। अगर आप सरकारी क्षेत्र से एजुकेशन नहीं देंगे, हेल्थ सेक्टर नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, सड़क नहीं बनवाएंगे, खड़ंजा नहीं लगवाएंगे, वो तो पीछे छूट जाएगा जो बहुल्य गिनती के अंदर है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहाँ जरूरी है, तो वहीं जॉब भी क्रिएट होती है। वहीं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल जस्टिस देने की बात करते हो तो वो वहाँ से एफर्मेटिव एक्शन दे सकते हो। ये कहना कि सरकारें नौकरी नहीं दे सकती, तो आपने 65 लाख जो सैंक्शन पोस्ट है दे सकती थी तो तभी सैंक्शन पोस्ट थी, वो क्यों नीचे ला दी, 13 लाख रह गई, इन्होंने भर्ती नहीं की। ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि गवर्नमेंट 16 लाख करोड़ रुपया आप बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का अपने 10 साल के अंदर माफ कर देते हो, जिन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से उठाया, जनता का पैसा उठाया, और आप उन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं जो नौजवान बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार मांग रहे हैं और रेगुलर मेरा सवाल ये था। आपके प्राइवेट सेक्टर की जो आप बात कर रहे हो, उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोई मजदूर नहीं कहता है कि वो इंडस्ट्री बंद हो जाए, क्योंकि वो इंडस्ट्री रोटी देती है उसको। लेकिन कोई मजदूर भी नहीं चाहता कि हमने 8 घंटे का इतने वर्षों की लड़ाई के बाद एक हासिल किया, उसको सरकार 10 घंटे 12 घंटे करे, निचोड़े, वेतन भी कम कर दे, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं दे। फिर से आप हमें जानवरों की जिंदगी में भेजना चाहते हैं जो अंग्रेजी राज के टाइम पे था। वो तो कबूल कभी नहीं होगा, ना कम्युनिस्ट पार्टी को ना ट्रेड यूनियंस को। और हम नहीं मानते कि गवर्नमेंट के पास कंपल्शन है कि कंपटीशन के अंदर हम किसी को दे नहीं सकते। आप स्टार्टअप की बात कर रहे हो, आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितने स्टार्टअप के लिए सरकार ने फंड्स दिए उसमें से 80% मर चुकी, नॉट बिकॉज ऑफ वर्कर्स, बिकॉज ऑफ देयर दोज पीपल जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जिन्होंने स्टार्टअप को मरने दिया। तो ये एक अवधारणा बनी हुई है कि मजदूरों की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। मजदूर चाहता है मेरा उद्योग भी चलता रहे, लेकिन उसके प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें मेरी भी जिंदगी को चलने के लिए मेरा वेतन कुछ बढ़ता रहे। आजकल वेतन तो बुरी हालत है, आप रुआंसे हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि कितने में लोग गुजारा कर रहे हैं। चलिए बस अब एक आखिरी सवाल आज की बातचीत में,
ये जो 100वां साल है सीपीआई का और 25वां अधिवेशन आपका, इसमें यूथ के लिए क्या संदेश होगा? नौजवानों से हम कहेंगे कि एक बार फिर इस देश के अंदर अपने देश की आज़ादी को, संप्रभुता को, अपने देश के भाईचारों को बचाने का मौका है। और हमारे नौजवानों ने जिन्होंने अपने देश के ऊपर कुर्बानियाँ दी थी, उनको याद करते हुए हम लोगों को एक बार फिर से अपनी युवा पीढ़ी को मैदान में उतरना चाहिए, अपनी शिक्षा को बचाने के लिए, अपने रोज़गार को हासिल करने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, हर तरीके से युवाओं के लिए तो मेरा ये संदेश रहेगा। क्योंकि युवाओं ने मैं भूल नहीं सकती जब भगत सिंह को पूछा गया था कि क्यों मरना चाहते हो, जिंदा रहो, आज़ादी के लिए लड़ते रहो, तो उसने ये कहा था कि शायद शहीद भगत सिंह नौजवानों को ज़्यादा प्रेरित करेगा जिंदा भगत सिंह से, ये उन्होंने कहा। तो आज ज़रूरत है उन सबको याद करने की, या किताब हाथ में लिए हुए करतार सिंह सराभा को 19 साल की उम्र में उसको फांसी चढ़ा दिया गया, या 14 साल की उम्र में मैदान में कूद पड़ा खुदीराम बोस और 19 साल की उम्र में उसको भी फांसी पे लटका दिया गया। उन सब युवाओं को याद करने की ज़रूरत है आज के ज़माने में, और इसलिए यूथ को सामने आना चाहिए। देश के अंदर जो आज के खतरे हैं उसमें मैदान में उतरना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी यूथ को अट्रैक्ट करेगी आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा। बस एक और सवाल, और वो सवाल आपके पर्सनल कंट्रीब्यूशन पे है अमरजीत जी। कम्युनिस्ट पार्टी का ये 100वां साल है, ये शताब्दी समारोह आप मना रही हैं यहाँ पर। वामपंथी आंदोलन को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 100वें साल में आपका क्या अप्रोच है इस आंदोलन के लिए? मेरा अप्रोच ये है, मैं ये समझती हूँ ये बहुत ही एक मौका मिला है इस देश के लोगों को, मौका मिला है फिर से जानू बाहर करने का। और किसान आंदोलन इसका उदाहरण था, जो बॉर्डर पे बैठे रहे 13 महीने, वो एक उदाहरण था। अभी जो 9 जुलाई की हड़ताल होके हटे, 25 करोड़ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, ये एक उदाहरण है। और बगल में देखिए नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ कुछ समय पहले। हिंदुस्तान को जिस ढंग से यूथ का गला दबाया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, समझो बारूद के ढेर पे खड़ा है ये देश भी। सबक लेने की ज़रूरत है सब जगह से। तो हिंदुस्तान में मैं ये समझती हूँ कि युवा पीढ़ी बहुत निराश है, और ऐसे मौके के अंदर विद्यार्थी, शिक्षक वो भी मैदान में है, जर्नलिस्ट जो बेबाकी से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो भी दबाव के अंदर है इस देश के अंदर। ट्रेड यूनियंस पे भी और किसान आंदोलन पे भी बहुत गहरा उसके ऊपर इम्पैक्ट है। ऐसे सिचुएशन में मेरा अनुभव ये बोलता है, जितना मैंने ज़िंदगी में अपने विद्यार्थी जीवन ऑनवर्ड्स, महिला आंदोलन में भी, ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी, पार्टी आंदोलन में जो सब कुछ देखा है, उसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि हालात आज परिपक्व हैं, और इस समय में मूवमेंट्स को उठाने का मौका है। और ये टाइम है जब कम्युनिस्ट लहर फिर से इस देश में उठाई जा सकती है, और जो कुर्सी पे बैठे हैं उनकी कुर्सी को हिला के एक समय आएगा उनको उठा के पटका जाएगा। थैंक यू अमरजीत कौर जी। तो हम बात कर रहे थे अमरजीत कौर जी से, और कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। चंडीगढ़ में ये इनका शताब्दी समारोह चल रहा है, और देश की परिस्थितियों पर, कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो रोल है लेबर आंदोलन में बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से अमरजीत जी ने समझाई। हम आपके लिए यहाँ के इस आयोजन से बहुत सारे जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनसे बातचीत करके लाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.